आने तलक बज़्म से हंसते रहिए। अच्छा शौक महंगा है ये, औकात हो तो ही रो। है आमदनी शहर के चारागरों की तू, हम्म, है आमदनी शहर के चारागरों की तू। हमारे कभी सम्मेलन होता था तो जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, कुमार विश्वास, अंजुम रहबर, गुलाबी पत्थर से तोड़ दो। दोस्त तेरी याद में जीना। तो एक बार भाई असीम भाई बात ऐसी है कि अब जी। बात उसके बहुत आगे तक। हाँ हाँ महबूबा और माँ एक मर्द की जिंदगी में दो ऐसे किरदार हैं। मैं आपको लड़का ही समझती थी, एकदम टकली वकली होके और धूप में एकदम बड़ी धूप में एकदम काली बसंड होके खेल रही हूँ, है ना। It's part of syllabus. All art is imitation. सारी आर्ट जो है वो नकल है। मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ, नहीं आप अच्छा ठीक है। मैं बहुत बार पॉडकास्ट दे चुकी हूँ। हजारों लाखों साल का इवोल्यूशन मिला हुआ है। उस बात को आप कहने जा रहे हैं, आप यूं ही थोड़ी ना कह देंगे उस बात। अरे ऐसे अपने आप को शायर बोलते हैं वो लोग, और माशाल्लाह काफी फेमस भी है, और वो जो कुछ भी लिख रहे हैं है ना, उसको वो कहते हैं कि वो शेर है। हाँ वो नहीं कहना लेकिन कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। जी। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं पोएट्री के, कि मैं जो नमस्कार, वेलकम टू द पोएटिक इंडिया शो। मेरा नाम है असीम राज और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट आनंद शर्मा जी। आज की महफिल में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं अनंत गुप्ता जी और यास्मीन इसरार जी, जिन्हें आप उर्दू वाली के नाम से जानते हैं। तो इस महफिल की शुरुआत करने के लिए मैं अनंत गुप्ता जी से ये कहूँगा कि वो अपनी कुछ गज़लें सुनाएं और इस महफिल की शुरुआत करें। जरूर असीम भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और आनंद भाई का इस शो में बुलाने के लिए। और ये एक नई शुरुआत है, तो मैं एक नई गजल से ही शुरुआत करता हूँ। जी। जीत का मान रखें, मात हो तो ही रोएं। जीत का मान रखें, जीत का मान हो रखें। तो ही जीत का मान रखें, मात हो तो ही रोएं। ये कोई बात हुई, बात हो तो ही रोएं। क्या हाँ हाँ, क्या बात। बहुत खूब जीत का मान रखें, मात हो तो ही तो ही रोएं। रोएं। ये कोई बात हुई, बात हो तो ही रोएं। जहनी तकलीफ भी तकलीफ हुई कोई, अच्छा जहनी तकलीफ भी अच्छा तकलीफ हुई कोई भला, आपके जिस्म पर आघात हो तो ही रोएं। हाँ क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और बहुत शानदार। साया जासूसी किया करता है दिन में अक्सर। हाँ हाँ, क्या मिसरा। साया जासूसी किया करता है दिन में अक्सर, चांद तारों से कहो रात हो तो ही रोएं। हाँ क्या बात, बहुत क्या खूब, बात। बहुत खूब। लौट कर आने तलक बज़्म से हंसते रहिए। अच्छा लौट कर आने तलक बज़्म से हंसते रहिए। खुद की जब खुद से मुलाकात हो तो ही तब रोएं। वाह, वाह। बहुत ही बढ़िया। क्या बात। लौट कर आने तलक बज़्म से हंसते रहिए। खुद की जब खुद से मुलाकात हो तो ही रोएं। फिर उलझ सकते नहीं रोटी मकान कपड़े में। जी। फिर उलझ सकते नहीं रोटी मकान कपड़े में। शौक महंगा है ये, औकात हो तो ही रोएं। क्या बात है सर, क्या बात, बहुत खूब, क्या बात। बहुत खूब। फिर उलझ सकते नहीं रोटी मकान कपड़े में। शौक महंगा है ये, औकात हो तो ही रोएं। जश्न होता हो कहीं उसके यहाँ मरने पर। अच्छा जश्न जश्न- होता हो। जश्न होता हो कहीं उसके यहाँ मरने पर, यानी महबूब भी हम साथ हो तो ही रोएं। क्या बात, क्या। जश्न होता हो कहीं उसके यहाँ मरने पर, यानी महबूब भी हम जात हो तो ही रोएं। खर्च जायज है, खपत गम की ज्यादा है अनंत। अच्छा खर्च जायज है, खपत गम की ज्यादा है अनंत। शहरे दिल में खुशी आयात हो तो ही रोएं। क्या बात, क्या बात। खर्च जायज है, शहरे दिल में खपत गम की ज्यादा है अनंत। शहरे दिल में खुशी आयात हो तो ही रोएं। ये कोई बात हुई, बात हो तो ही रोएं। क्या बहुत बात, शुक्रिया, क्या। बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार सर। बहुत शुक्रिया। एक बार आपका वो जो फेमस है शादी मुबारक हो, तो एक बार। भाई असीम भाई बात ऐसी है कि अब जी। बात उसके बहुत आगे तक। हाँ हाँ, ये आपने कई बार कहा हाँ, है। तो अब मगर अगर मुझे हमारी तो मुबारकबाद अगर देने पे मैं आया तो मुझे बहुत चीजों की और देनी पड़ेगी।
तो मैं चाहता हूँ कि इस नज्म को जो है हम्म, आप वो मुशायरों की लज्जत तक ही छोड़ दें। अच्छा अच्छा मैं नहीं समझता कि एक कलाकार के तौर पे ये मेरा कोई बहुत बेहतरीन काम है। लेकिन इस नज्म में जो जज्बात का उफान है जी, वो शायद इस नज्म को उतना मकबूल बना देता है, या इसकी मकबूलियत का जो राज है वो जो जज्बाती उफान वो नज्म लेके आती है। और महबूबा और माँ एक मर्द की ज़िंदगी में दो ऐसे किरदार हैं जी, जिनको लेके वो बहुत ही इमोशनल होता है, और शायद दुनिया की तमाम जंग वो मोहब्बत और माँ के बेसिस पे ही लड़ी गई हैं, वो बिल्कुल चाहे बिल्कुल अलेक्जेंडर रहा हो और या पृथ्वीराज सिंह चौहान रहा हो। और जी, मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता, वो आपको अपनी मिट्टी से भी हो सकती है, किसी लड़की से भी हो सकती है। तो महबूब और माँ का जो संबंध है वो बहुत एक इमोशनल वाइब्रेंट कैरेक्टर क्रिएट करता है, जी, जिसे अक्सर जो है आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उन आर्टिस्ट में से नहीं जो इसे बनाने की कोशिश करे। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और काम है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी ज़रूरत जो है इस वक्त समाज को, सोसाइटी को, और जिस दौर में हम हैं उससे ज़्यादा है। सुनो शादी मुबारक जैसी नज़में जो हैं वो दिल बहलाने के लिए अच्छी हैं, लेकिन वक्त का तकाजा शायद कुछ और है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और अगर आप ये नहीं सुनाना चाहते तो जो जिससे मेरा सबसे पहले जो आपके बारे में जिस तारुक हुआ। तारुफ हुआ था जिस शेर से। शेर से, वो था कि मौत आने तक तलाशेंगे वो तुझे। फिर भी मैं बिल्कुल हाँ, तो आप यकीन। ये सबसे पहले जब मैं आपको सुना था तो मैंने आपको यही सुना था, इसी से आपकी पहचान मेरे को पता चली कि आप। इस शेर से आपका सॉन्ग भी तो बना है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये वो इस जयपुर के ही एक दो भाई हैं, और उन्होंने जो है इसका मुझसे कहा कि आप इसे गाने की शक्ल में तब्दील कर दीजिए, तो मैंने उनके लिए फिर गाना भी इसको मुखड़े के तौर पे इस्तेमाल करते हुए मिसरे को मौत आने तक तलाशेंगे, तो इसमें मैंने गाने की शक्ल भी दी थी। लेकिन खैर मैं इस गज़ल के आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। मुझे ऐसा जी। लगता है कि इस शेर से पहले मैं एक शेर ज़रूर पढ़ूंगा, जी बिल्कुल, कि वो इस गज़ल का जो है मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत शेर है। साथ नाकामी लिए फिरते हैं हम, आपको यानी लिए फिरते हैं हम, तू कभी हमको कहीं मिल तो सही, तू कभी हमको कहीं तो सही, तशनगी पानी लिए फिरते हैं हम, क्या तू कभी हमको कहीं मिल तो सही, तशनगी पानी लिए फिरते हैं हम, अब नजर आने लगी है हर तरफ, अब न तन्हाई लिए फिरते हैं, क्या बात, अब नजर आने लगी है हर तरफ, अब न तन्हाई लिए फिरते हैं हम, और मौत आने तक तलाशेंगे उसे, जिंदगी जिसकी लिए फिरते हैं। क्या बात। अब मैं यास्मीन जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अपनी गजलें सुनाए, और जो मेरा फेवरेट शेर है कि जो था ना, फेवरेट शेर आपको याद नहीं? अरे कैमरे को देख के थोड़ा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राज के पर्दे में करेंगे नई उल्फत, पिछली की तरह शोर शराबा नहीं करेंगे, ये वाली गजल आपको जरूर सुनानी है। यही सुना रही थी हाँ, बस, हाँ। यही सुना रही थी। इसका मतलब है कि बेजार है इतनी कि तमन्ना नहीं, अब आप मेरे ख्वाब में आया नहीं, बेजार है इतनी कि तमन्ना नहीं, अब आप मेरे ख्वाब में आया नहीं। वो पहली मोहब्बत हुई थी एक नजर में, वो पहली मोहब्बत हुई थी एक नजर में, अब पहली मोहब्बत तो दोबारा क्या बात, पहली मोहब्बत की क्या दोबारा। वाह वाह। वो पहली मोहब्बत हुई थी एक नजर में, अब पहली मोहब्बत तो दोबारा न करेंगे, अब राज के पर्दे में करेंगे नई उल्फत, पिछली की तरह तरह शोर शोर शराबा शराबा न नहीं। करेंगे। क्या बात, क्या इसके शेर हैं कि लौटा दे अगर लौटा सके हंसती हुई मैं, इस गमज़दा को लोग तो चाहा न वाह वाह क्या वाह बात, वाह वाह वाह। लौटा दे अगर लौटा सके हंसती हुई मैं, इस गमज़दा को लोग तो चाहा न करेंगे, मर्जी है तेरी चाहे गुजारे हमें जैसे, मर्जी है तेरी चाहे गुजारे हमें जैसे, ऐ जिंदगी हम कोई इशारा ना करें। वाह वाह वाह। क्या बात, क्या इसका आखिरी शेर है कि
है आमदनी शहर के चारागरों की तू, हम्म, है आमदनी शहर के चारागरों की तू, वो तुझको दवा देंगे मदावा न मदावा करेंगे। ना। इसी के साथ साथ आप ही के साथ पहला सवाल करता हूँ जी। कि आप ये बताइए आपके जहन में ये कब आया कि मुझे शायरी करनी है, मुझे शायरा बनना है? इसके ये पीछे हाँ बहुत फनी बात यह है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तब उस जमाने में मैं शायरी करती थी, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में डिब्बा, या फिर इस तरह की जो शायरी होती है। तो जब शीशी मैंने भरी गुलाब गुलाब की के पत्थर से पत्थर से तोड़ तोड़ दूं, दूं। दोस्त तेरी याद में जीना, तो ये उस वक्त बहुत फेमस शायरी। हम कार्ड्स वगैरह बर्थडे में कार्ड्स वगैरह दे देते थे, दोस्त की शायरी लिखने के लिए कुछ होता नहीं था, तो इसी तरह की शायरी शायरी लिख के देते थे। पहली बार जब मैंने इस तरह की चीज सुनी, तो मैं आई डोंट नो व्हाई, पर मैं अट्रैक्ट हो गई, हम्म, और उस डिब्बे में मैं अट्रैक्ट हो गई थी। मुझे अच्छा। पता था कि ये तो बड़ी मजेदार चीज है अच्छा। और इसमें मेरा दिल लग रहा है। अदरवाइज मैं एक्चुअली बचपन में फुटबॉल खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, वो सारे काम जो मोस्टली मैं एक्चुअली लड़का दिखती भी थी, तो मैं अपने आप को अच्छा। लड़का ही समझती थी, एकदम टकली वकली होके और धूप में एकदम भरी धूप में एकदम काली भसंड होके खेल रही हूँ, है ना, पसीने पसीने। तो मेरा ध्यान ये आर्ट में, और एक तरह से मैं इसको रोमांटिक कह सकती हूँ, इन चीजों में था नहीं। अच्छा। लेकिन जब मैंने पहली बार शायरी सुनी, हम्म, तब मुझे लगा कि है, ये वाला आर्ट है, कुछ हो ना हो मुझ में। तो बस तभी से फिर मैं, बहर तो खैर जाहिर है मुझे नहीं पता था क्या चीज है, लेकिन फिर मैंने भी ऐसी शायरी करना शुरू कर दी। तो एक दिन पता नहीं मैंने क्या लिखा था, पर मेरे जहन में अभी भी है कि तुम हो ही नहीं तो वैलेंटाइन मनाएं कैसे, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया था बचपन में। बहुत अच्छे। और भी एक दिन मैंने गाना लिखने की कोशिश कर दी, वो भी पता नहीं क्या था। हम्म, बट ये है कि मुझे तब ये समझ में आ गया था कि मुझे लिखने का शौक है, और जरूरी नहीं कि वो शायरी हो, मुझे नस्र में भी इंटरेस्ट है। हम्म, तो उस जमाने में मैं कुछ कुछ लिखती रहती थी, और फिर मैं लाइब्रेरी में जाके मैं अपनी जिंदगी में कुर्बान करती थी, और मैं फिर वही नॉवेल्स, हैरी पॉटर और पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती थी। तो इसी टॉपिक पे मैं आपकी भी जरूर जानना जरूर। चाहता हूँ कि एक जिसको हम कहते हैं ना पोएटिक सेंस, तो वो एज ए शायर आप लोगों को कब लगा कि वो पोएटिक सेंस आपका डेवलप हो रहा है, या उसके लिए आपने क्या क्या चीजें करी कि जिससे वो पोएटिक सेंस आपका डेवलप होने लगा? पहली चीज तो ठीक है, आपने कुछ शायरियां पढ़ी, उससे हो सकता है अपना अट्रैक्शन है उस चीज को लेके, लेकिन पोइट्री का सेंस इस लेवल तक होना कि आप शायरी लिखने की कोशिश करें या गजलों को रूप देने की कोशिश करें, वहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, शौक के लिए एक अलग चीज है, बट जब आप रियल में अब ये चाहते हैं कि मैं एज ए शायर कुछ लिखूं, तो उस पोइटिक सेंस को कब एक शायर समझने लगता है या डेवलप करने लगता है? बहुत अच्छे मतलब से आपके बात बात में है। पर्सनली। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत फेमस कोट है कि ऑल आर्ट इज इमिटेशन, सारी आर्ट जो है वो नकल है। तो यहाँ तक कि आदमी का लहजा भी, जो एक्सेंट है उसका, वो आप कह देते हैं कि यार ये फलां का एक्सेंट ऐसा है, फलां का एक्सेंट ऐसा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी आनंद शर्मा का एक्सेंट ऐसा है, पर वो भी आनंद शर्मा का एक्सेंट थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं से वो तो मिक्सचर है, वो तो एक्वायर्ड है ना, वो एक्वायर्ड है। इसी तरीके से आर्ट भी जो है एक्वायर्ड है, वो तो आपने जो पढ़ी है वही आपकी समझ बना रही है। तो आप जिस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, जिस आर्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप वो इमिटेट करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास इमिटेट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपको फिर कुछ नया कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अचानक से आप इमिटेट करने की जगह एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट अगर जरा सा भी सक्सेसफुल हुआ, अगर वो दो पत्थर को रगड़ने पे चिंगारी निकल गई, तो यानी कि आग लग सकती है। लेकिन अगर उस दिन आपने गीले पत्थर को रगड़ लिया आपस में और चिंगारी नहीं निकली, तो आप वापस इमिटेशन की तरफ लौट जाएंगे कि भाई ओरिजिनल तो हो नहीं पा रहा। तो अगर वो उस दिन चिंगारी निकल गई, तो वो आपका वो मोमेंट है कि पोएटिक सेंस आनी शुरू हो गई। वो किसी भी उम्र में हो सकता है, वो किसी के साथ। मैं बस वो तो जनरलाइज चीज मैं पूछा आपका। हाँ, अच्छा, पर्सनल। हाँ, पर्सनल ना कि भाई आप लोगों को कब लगा कि अब मैं ये यास्मीन के लिए शायद थोड़ा सा आसान होगा बताना, यास्मीन बता सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं 2 मिनट लेता हूँ।
मेरे लिए असल बात ये है कि जितना ज्यादा मैं पढ़ती गई किताबें, जितना ज्यादा मैं मूवीज देखती गई, और सच कहूँ तो जितना ज्यादा जैसी मेरी हालात जिंदगी रही या जो कुछ भी होता, तो उसमें जब भी मेरी एक बहुत अजीब आदत है कि मैं अपने आप से जरूरत से ज्यादा बातें करती हूँ। अच्छा। कई बार मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, इसलिए मेरे पापा ने 2 बार चेक भी करवाया कि वाकई में हो चुकी है कि कुछ चांसेस है, तो अभी है। नहीं, ये आदत तो मुझ में भी है है। ना, हद से ज्यादा, हाँ। समझ नहीं रहे, हद से ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो वो क्या है कि जब मैं मुझे वक्त देती हूँ, जब मैं अपने आप से बातें करती हूँ, तो उस वक्त क्या होता है कि अभी ये रियल में हो रहा है, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ, नहीं यहाँ पर। अच्छा। ठीक है, मैं बहुत बार पॉडकास्ट दे चुकी हूँ, अच्छा। बहुत बार टॉक शो में आ चुकी हूँ, मेरे दिमाग में, रियल में नहीं। हाँ। तो उस वक्त क्या होता है, जब मेरी कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो उसमें शायरी ही निकल रही होती है, उसमें ऐसी कोई बात निकल रही होती है जिससे सुनकर मैं खुद कहती हूँ, अरे वाह क्या बात कह दी, फिर वो शेर कह देती हूँ। हाँ। तो यहाँ से मतलब खुद से बात करना जो मेरी अजीब आदत भी हो सकती है, और शायद जिसने मेरी शायरी में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा पैदा किया, वो ये है कि अपने आप के साथ जब भी मैं अकेली होती हूँ, जब मैं बात करती हूँ, तब शायरी ही कर रही होती हूँ, तो वो ऑटोमेटिक ही हुआ है। आई डिडंट डू एनीथिंग, लाइक मैंने कभी शायरी करने पे मेहनत नहीं किया, हालांकि मेरे उस्ताद कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, और अब तो मुझे और करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो मैंने कभी मेहनत से शेर नहीं कहा। पर वो कोई एक इंस्टेंट तो होगा या कोई इंसिडेंट होगा, हाँ। जैसे कि अब मुझे अपने सोचने पे याद आता है कि मैं 13-14 साल की उम्र में मैं क्रिकेट खेला करता था, और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम में, पटना डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्ट हो गया था। तो मैं मैचेस खेल के लौटा था, मुझे स्कूल में फैसिलिटेट कर रहे थे, तो मैं स्कूल की असेंबली लाइन में सबसे आगे खड़ा होता था, क्योंकि मेरा ग्रोथ स्पर्ट नहीं आया था। तो हाइट वाइज लाइन लगती थी असेंबली की, और मैं क्लास में सबसे छोटा था, तो मैं सबसे आगे खड़ा होता था। राइट। तो जब नेशनल एंथम चल रहा था, शुरू हुआ, तो मुझे याद है कि मैंने जन गण मन बोला है, उसके बाद मेरी मेमोरी ब्लैंक है, मुझे चक्कर आए हैं, मैं गिर गया अच्छा, हूँ, मेरी अच्छा, ठोड़ी अच्छा, पे टांके वाके भी आए हैं। तो वहां पता चला कि मुझे मिर्गी है, अच्छा 13 साल की उम्र। वहाँ पे मेडिकेशन वगैरह शुरू हुई, बहुत हैवी डोसेज थी, और मुझे सारी चीजों के लिए मना कर दिया गया कि आप बाइक के पीछे नहीं बैठ सकते, टीवी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि किताब भी आप आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। धूप में जाना धूप में जाना मना है, मतलब हर तरह की चीजें जो फिजिकल या मेंटल जिसमें भी। तो अब अगर 13 साल की उम्र में आप आधे घंटे से ज्यादा किताब भी नहीं पढ़ सकते, टीवी नहीं देख सकते, तो आप करोगे क्या? तो मैं बैठ के सोचता था। वो सोचते सोचते एक दिन ऐसा हुआ कि आपने कविताएं पढ़ ली, अब आप सोच रहे हो, अब आपने फिर पढ़ ली, आप फिर सोच रहे हो। तो सोचते सोचते एक दिन मैं लिखने बैठ गया। तो मुझे अच्छे से याद है कि 14 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, और वो पिछले साल की कॉपी के ऊपर थी, क्योंकि वही रफ कॉपी बन जाती थी जो लास्ट ईयर की कॉपी होती है। तो वो 2003 की कॉपी पे 2004 में मैंने पहली बार पोइट्री की थी। वो बहुत जेनरिक पोइट्री थी कि माँ बेटे का रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा है, और न्यारा है, और हमारा है। तो 14 साल की उम्र में भी मैं रिश्ता प्यारा है, न्यारा है, हमारा है, तो यानी कहीं ना कहीं काफी रदीफ की समझ तो 14 साल की उम्र में आ चुकी है। और अगर मैं उसमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं कि 6 मंथ्स डाउन द लाइन मैं इंग्लिश में पोइट्री कर रहा था, और मेरे जो ट्यूशन टीचर थे वो एक LLB के स्टूडेंट थे, फाइनल ईयर के। तो वो अपने कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मुझसे इंग्लिश की पोइट्री लिखवा के जाते थे। अच्छा। वहां मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ये आया कि अगर 14 साल की उम्र में मैं 20 साल की लड़कियों को, 21 साल की लड़कियों को मुतासिर कर पा रहा हूँ अपने अल्फाज से, तो न सिर्फ एक पोएटिक अंडरस्टैंडिंग है, मुझमें एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। तो वहां से मेरा जो है लिखने का सफर शुरू हुआ। तो मैंने 14-15 साल की उम्र से लिखना शुरू किया, और अब 20 साल हो गए। मैंने अलग अलग सिंक में, चाहे वो हिंदी की कविताएं हो, चाहे गाने हो, चाहे कहानियां हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, डायलॉग्स हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप एक क्रिएटिव राइटर हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप किसी का लिए खत भी लिख सकते हैं, आप नॉवेल भी लिख सकते हैं, आप किसी की शादी के लिए मुबारकबाद भी लिख सकते हैं, किसी के लिए शोक संदेश भी लिख सकते हैं। तो एज अ राइटर, और जो सबसे मुश्किल काम है जो मैं आज तक नहीं कर पाया, वो है बच्चों के लिए लिखना। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए लिखना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है।
जो गुलजार साहब से बेहतरीन मैंने जो है अभी तक जो जिंदा लोग जो अभी फौत नहीं हुए, जो पिछली जनरेशन का, तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुलजार साहब इतनी आसानी से जो 8 साल के और 80 साल के लोगों को एक साथ एक ही सेंटेंस से मुतासिर कर लेते हैं, वो राइटिंग का सबसे मुश्किल पहलू है। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप शायद एक सफल राइटर हैं। राइट। बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा रहा कि जो लिखने की जो मेरी आदत हुई, ये मेरे को बचपन से, जब मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था तब से लग गई थी। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो टीचर थे, लेक्चरर थे ज्योग्राफी के, और हम अपने फादर के साथ जाते थे कवि सम्मेलन देखने। हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता था, तो जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, कुमार विश्वास, अंजुम रहबर, अशोक चक्रधर, इन सबको तो हमने सुना है, मतलब कवि सम्मेलनों में वहां पे सुना था। तो मैं पापा को बोलता था, पापा मुझे यही करना है। तो पापा ने मतलब फिर किताब लाके दे दी छंद अलंकार की, बोले कि ये कर लो। तो फिर मैंने छोड़ दिया वहां से, बोले कि ये तो मेरे बस की चीज है ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत मेहनत की काम है। हालांकि मेरे पापा भी पोइट्री करते थे। अच्छा। मेरे फादर भी कॉलेज टाइम में उनकी काफी पोइट्रीज है, उन्होंने मेरी मम्मी के लिए भी पोइट्रीज लिखी हैं। पहले मम्मी को, मेरा मम्मी का जो नाम है वो निशा है, तो उन्होंने निशा पर एक पूरी कविताएं लिखी है, कविताएं वगैरह लिखते थे। तो ये थोड़ा ब्लड में भी आया मेरे। मैं मतलब जो लिखने का जो क्रिएटिविटी आ गई, मतलब कि मुझे लिखना है, मगर आज तक जो कहते हैं ना, जो ट्रेडिशनल पोइट्री है, उसमें थोड़ा सा मुझे अभी भी वो है कि मतलब अभी मैं उसको ढंग से कर पाऊं। मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि जो बेसिकली आजकल कोई भी इस फील्ड पे जब लिखना शुरू करता है तो पहली बात वही से शुरू होती है कि कुछ लोग होते हैं, हर कोई नहीं है, है ना? कुछ लोग होते हैं जिनको पोएटिक सेंस है, हाँ। वही पोएट्री में इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए दायरा बहुत छोटा है, क्योंकि देखो हमारी वो अपब्रिंगिंग है ना, वो इस तरह की है कि जो स्ट्रक्चर है कि 5 साल के आप होंगे, स्कूल में डाल देंगे, तो स्कूल में एक सेट ऑफ रूल्स पढ़ाए जाएंगे आपको, है ना? ये तो उस, क्योंकि अब पोएट्री इज नॉट इन आवर सिलेबस, इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस, है ना? बट एक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आज मेरा पीरियड है पोएट्री का, है ना? तो वो उसके बावजूद आप, कुछ लोग होते हैं जो फिर इस चीज को डेवलप करते हैं, वो कहीं ना कहीं से, जैसे आपने कहा कि जब आप सोचने लगे, आप सेम सोच पढ़ने लगे, हाँ। तो वो सेंस को आने लगा। पहला आई थिंक वही। नहीं तो आर्ट तो वक्त मांगती ही है ना अनिल, मतलब आप ये देखिए कि ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आर्ट को परस्यू करना जो है, ये बहुत फुर्सत का काम है। आपको, आप ये समझिए कि एक जर्रे को और सूरज को कनेक्ट करना है, ये कोई 2 मिनट का काम थोड़ी ना है। ये कोई, आप पूरी इंसानी तहजीब, इंसानी सभ्यता का एक्सपीरियंस लेकर आज आप एक बात कहने जा रहे हैं, उसमें हजारों लाखों साल का इवोल्यूशन मिला हुआ है। उस बात को आप कहने जा रहे हैं, आप यूं ही थोड़ी ना कह देंगे। उस बात लोग कह रहे हैं, वो बात अलग है, वही मैं वो बात अलग है। ऐसा जो आप कह रहे हो वो जनरली दिखता नहीं। हाँ, वो भाई प्लेटफॉर्म्स पे, हाँ, क्योंकि बहुत जल्दबाजी है, बहुत ऐसा लगता है कि एक अनड्यू प्रेशर है कि फटाफट कुछ ऐसा लिख देना है कि जो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं। मोस्टली मैंने जो देखा है, जो लोग लिख रहे हैं, 2-3 मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो अब पोएट्री के क्लासेस से लेते हैं, तो अभी वो थैंक गॉड उनमें इतनी सेंस आ गई है अब कि उनको लग रहा है कि जो हम लिख रहे हैं उसकी क्लास लेना जरूरी है, हमें उस बात की जरूरत है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे अपने आप को शायर बोलते हैं वो लोग, और माशाल्लाह काफी फेमस भी है, और वो जो कुछ भी लिख रहे हैं, है ना, उसको वो कहते हैं कि वो शेर है। हाँ, वो नहीं कहना। लेकिन जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों की शायरी सुनी है जो बस उनको ऐसा लगता है बस अपने दिल का दर्द बाहर निकाल देंगे, या मैंने जो सोचा वो कह दूंगा, या ये कह दूंगा तेरी औकात नहीं है शेर में, तो वो शेर बन गया, है ना? तो वो एटीट्यूड शायरी, कुछ भी समझ लीजिए, या तो बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, या तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड, ये पता नहीं क्या क्या। जैसे वो शेर है, छुरा तो नहीं हूँ, क्या शेर हो, इतना चुभने लगा इतना हूँ, चुभने लगा हूँ, तो वो चुरा तो शेर नहीं है, हाँ, है ना? पर तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें राइमिंग आ गई है तो हमें शेर आ गया। मैं वही पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा था कि इस पोएट्री इज ऑल अबाउट जस्ट राइमिंग, और इट हैज रिलेटेड टू सम सेंस के ना, कि मैं जब समझने लगा हूँ जज्बा, क्योंकि बेसिकली जो बेस है उसका 2 बेस है मेरे ख्याल में पोएट्री के। एक तो आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज की समझ, ठीक है, और दूसरे इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को आप कितना समझते हैं, तो उनकी समझ आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि आपको इमोशन समझ में आने लगे। नहीं,
दूसरों के खासकर, खुद के तो हाँ चलो फिर भी आप मतलब कहीं कुछ हद तक समझ सकते हैं, बट किसी का इमोशंस को आप समझ मैं पाना। पर्सनली समझती हूँ कि जैसे कोई भी शेर कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ही शेर की बात करती हूँ, अगर देखा जाए गौर से, जब मैं ये कह रही हूँ कि अब राज के पर्दे में करेंगे नहीं नहीं पर पिछली की तरह, इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही है। मैंने क्या कहा इसमें देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये शेर क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं, लोग रिलेट कर पाते लोगों को हैं। अच्छा हाँ, लग रहा है, रिलेट भी क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इस शेर में हुस्न है, हाँ, द वे मैंने इसको प्रेजेंट किया है। तो मेरी नजर में दो तरीके होते हैं शेर कहने के, या तो आप अपने शेर में कोई बात कह दीजिए रिलेटेड टू एनीथिंग, जैसे एवोल्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इंसानी जज्बात ही हो गए, या ऐसी कोई बात कह दीजिए जो इंसान सोचता है लेकिन उसको कह नहीं पा रहा है, और बहुत आसान एहसास, ऐसा मतलब समझने में क्या कह रही हूँ? कॉमन एहसास है, हाँ, बहुत लेकिन नॉन आपने कॉमन इस तरह से प्रेजेंट किया उसको कि वो एकदम क्लिक हो गई सामने जाकर, या फिर आप इस तरह से कहिए कि आपके शेर में हुस्न हो, बात नहीं हो। तो अब मेरे शेर में बात नहीं है कुछ, मैंने दो लाइनों में वही बात कही है जो नॉर्मल सी बात है, पर क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा है तो उसमें हुस्न है, तो ये अच्छा शेर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, सादिक अली शादाब, उनका मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। वो है कि खामोशी बढ़ने लगी तो जाने क्या सूझी मुझे, गोद में बैठकर उसकी सर गोद में रख के उसकी चूड़ियां गिनने लगा। अब इस शेर में भी क्या बात, क्या कोई बात नहीं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हुस्न है, तो मुझे बहुत अच्छा शेर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दो चीजें तो शेर में होनी चाहिए, अगर बात नहीं तो हुस्न, हुस्न नहीं तो बात तो जरूर। हाँ, बिल्कुल सही। और एक रीजन और भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वजह से जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोइट्री क्या है, शायरी क्या है। एक चीज होती है आर्ट, एक चीज होती है क्राफ्ट। क्राफ्ट में आता है आपका कि आपका लिरिकल टैलेंट क्या है। तो ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रजा मंजिल, मुन्ना भाई ये लिरिकल टैलेंट है हाँ, कि आपको एक समझ है कि धुन कैसे काम कर रही है और धुन के हिसाब से बोल कैसे आएंगे, ये आपको समझ में आ रहा है। जो मैंने बात की कि 14 साल की उम्र में मैं समझ पा रहा था कि माँ बेटे का रिश्ता प्यारा है, न्यारा है, ये है लिरिकल टैलेंट। अब वक्त के साथ, उम्र के साथ, क्योंकि आपको सिचुएशंस ज्यादा पता होंगी, आप ज्यादा अवेयर होंगे, आप न्यूज ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आपको अपनी क्या चीज क्लिक कर रही है, क्या जेनजी लिंगो क्या है, वक्त का आप उसके हिसाब से फिर वही, जैसे इन्होंने बात की कि चुभने लगा हूँ छोरा तो नहीं है, या मतलब मैंने तो अपनी नज्म के बारे में ही जब बात कह दी, सुनो शादी मुबारक हो के बारे में, तो मुझे क्यों फिर इस बात से एतराज हो कहने में कि किसी से कल पिताजी कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। ये कोई शायरी नहीं है, ये प्योर जुमलेबाजी है, जिसमें कि आप एक बहुत कॉमन इमोशन को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये बिल्कुल वैसा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम में 50 ओवर के मैच में कुछ नहीं हो रहा है और विराट कोहली एक बार ऐसे ऐसे कर दे तो सारा क्राउड हो करेगा ही करेगा, जो कि ऑडियंस को खुश करने के लिए जो शायरी की जाती इसे है। कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं पोएट्री के, कि मैं जो हूँ, या फिर आप देख लीजिए मेरा ही मतलब है कि बदन की क्या जरूरत हिज्र में तो याद जिंदाबाद, तबाही इश्क में आशिक की जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो नारे लगवाने वाला मतलब है। मुझे ये कहते लाइक वरुण आनंद, ये आपने नाम ले दिया, मैं ये बात साबित करने के लिए कि अगर मोहब्बत क्या है, रदीफ से अगर काम लेना है, अगर नारे लगवाना ही शायरी है, तो फिर मैं जिंदाबाद जिंदाबाद के लगवा दूंगा नारे। तो नारे लगवाना तो मकसद, अगर शायरी का मकसद नारे लगवाना है तो लीजिए, फिर मैं जिंदाबाद जिंदाबाद करवा देता हूँ। फिर आप इससे बड़ा नारा क्या लगवा देंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद से बड़ा नारा क्या लगवा देंगे आप? लेकिन ये दिखाने के लिए ये शायरी नहीं है, ये शायरी नहीं है। तबाही इश्क में आशिक की जिंदाबाद जिंदाबाद शायरी नहीं है। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे जो एक कोट है कि आई आस्क पीपल, खासकर जो शायरी फील्ड से है, कि व्हाट यू बिलीव इन, कि शायर एज ए कैरेक्टर और कैरेक्टर एज ए शायर, दो अलग
वो सोचने के तरीके हैं ना कि आप या तो वो है कि मेरा कैरेक्टर ही शायर है कि बिकॉज वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, वट एवर आई फील, मैं उसकी शायरी करता हूँ, योर कैरेक्टर इज शायर। या फिर आप शायर एक कैरेक्टर चूज करते हैं जो सब चीजें जो आप कह रहे थे, दर्द बयां करना, अपनी चीजों को देखना, उसको बयां करना, तो वो ज्यादा आपको क्या लगता है अपनी पर्सनैलिटी के थे? मैं तो बचपन से ही स्टार बनना चाहता था। स्टार एज इन कि मैंने अपने आप को हमेशा से, मुझे अच्छे से याद है कि 7-8 साल की उम्र से मैं खुद का ही इंटरव्यू ले रहा था। हाँ, छी, 7-8 साल सब क्रैक होता है, I told you। वो तो है ही। 7-8 सभी साल। लेते हैं, हम तो जावेद अख्तर साहब सभी ने कहा लेते ना हैं ये तो। कि ये हाँ। नॉर्मल फिनोमिना नहीं है हाँ, मैं कि चांद तारों की बात कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने को लेके, नहीं, मेरा भाई पैदा हुआ 1996 में, मैं 6 साल का था। मम्मी बाहर गई हुई थी, 1 साल का वो होगा, छोड़ के उसे मैंने उसे बालकनी में बिठाया, साल भर का बच्चा, हाथ में बल्ला थमाया और खुद ही नियम बताया, इस वाली दीवार पे लगी तो 2 रन, इस वाली पे लगी तो 4, सामने लगी तो 6, और जोर जोर से बॉल नीचे फेंकता था। बॉल बैट पे लगती थी, रिकोशे होती थी, खुद ही रन काउंट करता था। ब्रायन लारा का 375 का रिकॉर्ड तोड़वाया था अपने भाई से। आप लोग, आप शिद्दत की बात कर रहे हैं। तो जोगराज सिंह को तो आप आज कहते हैं कि टॉक्सिक कोच रहा होगा, मैं साल भर के बच्चे को दोपहर में बैट पकड़ा के थमा रखा है मैंने। तो वो क्या है, वो चीज, वो जुनून है। मैं तो बचपन से ही अपने आप को देखता था कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूं। तो मेरे अंदर से हमेशा ये चीज रही कि मैंने अपने आप को हमेशा ही जो है वो आम सोसाइटी की नजरों में चमकता हुआ देखा है, उनसे अलग नहीं, उन्हीं में से निकल के, लेकिन जो सब कर रहे हैं मैं सबसे कुछ बेहतर कर रहा हूँ। तो वो मैंने क्रिकेट में करने की कोशिश की, मैं नहीं कर पाया, बीमारी हो गई। मैं स्कूल में गया तो मैंने डिबेट्स किए, तो मैं डिबेट्स में सबसे टॉप पे हूँ। मैं स्पोर्ट्स खेलता था तो मैं स्पोर्ट्स में गया, मैं जो भी कर रहा था मैं उसमें अव्वल साबित हो रहा था। शायरी में आया मैं, उसमें भी ऊपर वाले की दुआ रही कि मुझे बहुत कम वक्त में शोहरत मिल गई। लेकिन ये तो बात सच है कि ये कैश 22 सिचुएशन है। राइट। कभी मैं गम के पीछे होता हूँ, कभी गम मेरे पीछे होता है। कभी मैं उस दर्द को बयां करता हूँ जो मैंने महसूस किया होता है। कई बार मैं कोई ऐसी बात अपनी शायरी में कह जाता हूँ, अपने शेर में कह जाता फिर हूँ, उससे आपके कि अंदर फिर मैं उसे इंट्रोस्पेक्ट गम करता क्रिएट हूँ, होता है। फिर मैं उसे जीने की कोशिश करता हूँ, उसे महसूस करने की कोशिश। और ये वाकई हकीकत में मेरे साथ हुई है कि मेरे अंदर कुछ खामियां थी जिन्हें मैंने पॉजिटिवली शेर में कह दिया, और मुझे फिर हिचक हुई कि यार मैं तो ये आदमी हुई नहीं, वो नहीं है ना। फिर आप उसको, फिर मैंने वो बदलाव किए अपने अंदर उस शेर को कहने के लिए कि मैं ये शेर तभी कह सकता हूँ जब मैं उस तरह का इंसान हूँ। तो वो शेर कहने के लिए मैं यही बात कह रहा था, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे किसी टॉपिक पे कि कई बार क्या होता है ना कि हम चीजें होती हैं वो सबके साथ है ना। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ट्रेजेडीज होगी, राइट लाइफ में भी है, राइट लाइफ में भी है। बट कहीं ना कहीं कभी कभी ये होता है कि हम अननेसेसरली उसको एग्जैजरेट करते हैं, है ना, कि अरे वो तो मुझे छोड़ गया, है ना, या वो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं गरीब था, है ना। जबकि हो सकता है बहुत लोग गरीब हैं। राइट, हाँ एब्सोल्युटली राइट। नहीं, अमीरों को ब्रेकअप नहीं होते हैं क्या? तो उस एग्जैजरेशन में कहीं ना कहीं जो शायरों की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो फिलॉसफी यही शायद होती है कि कई बार हम कहते हैं और फिर उसको फील करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कह दिया तो लेट्स फील उस गम को। और बहुत बार ऐसा होता है कि वाकई में हमने वो गम फील किया होता है और उसको हम कहीं ना कहीं किसी इंस्टाग्राम पे ऐसे कई कमेंट्स आते हैं, भैया मेरा तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ लेकिन आपकी शायरी सुन के कर लूं एक बार, नहीं, ऐसा लगा ऐसा कि हो गया हो गया। कि मैंने सोचा कि ये ज्यादा डेंजरस है कि मुझे लगा कर लूं एक हो गया। तो ये अच्छा, और ये भी ये सब ऐसा नहीं है कि हम नहीं इससे गुजरे। भैया आप एक बात बताइए, 10, 11, 12 साल की उम्र में आपके साथ ऐसी कौन सी ट्रेजेडी जाती है कि आपको ये गाना बड़ा पसंद आ रहा होता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे, अरे भाई 12 साल की उम्र में दुनिया बनाने वाले क्या ये कहाँ से एग्जिस्ट है? लेकिन ये आप जिसको 12 साल कह रहे हो ना, उसी को अगर अपन अपने फील्ड में देखेंगे तो 20-22 साल just started writing, right. started understanding poetry कैसी होती है। 12 साल के बच्चों के तो वो जब इस ब्रेकअप हो तरह रहे से हैं फील कराता है कि भाई बहुत गम हो गया, तो लगता है कि अभी
जो आपने शेर भी कहा था हाँ हाँ कि जिस्म वाला हाँ, जो जहनी तौर पे है वो तो भाई बहुत थोड़ा है, बहुत उसको एग्जैजरेट करोगे तो बहुत कुछ है।